चलो, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। नक्षत्रों का भोजन। भोजन बोला गया है, मतलब अगर आज कोई नक्षत्र है और अगर मैं आज कुछ काम के लिए निकल रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ या अच्छे काम के लिए निकल रही हूँ, तो उस दिन जो चीज़ है उसका भोजन करके बाद में कार्य सिद्ध करना चाहिए। बराबर? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो ऐसा तो है ही नहीं कि सारी चीज़ हार्ड ही आ रही है। बोलो। चलो, नक्षत्रों का भोजन। कृतिका नक्षत्र में दही और भात खाने के बाद फिर रोहिणी नक्षत्र का है धतुरानु फल। धतुरा मैम एक मिनट मैं लिख रही हूँ। नहीं, इसमें है ही, क्यों लिख रहे हो? फिर वापस वो पूरा देखना पड़ेगा ना। अरे, ये तो आपको बुक तो मिल ही रही है ना, फिर क्यों लिख रहे हो? अच्छा, ठीक है। हाँ, बुक तो मैं भेज ही रही हूँ, ये पूरी किताब आ रही है। अच्छा, ठीक। इसलिए फिर मृगशीर नक्षत्र में इंद्रावरुणी चूर्ण, ऐसा फल है इंद्रावरुणी, उसका चूर्ण खाना है। आर्द्रा नक्षत्र में मक्खन खाना है। पुनर्वसु नक्षत्र में घी खाना है। पुष्य नक्षत्र में खीर खाना है। अश्लेषा नक्षत्र में अजवाइन का चूर्ण खाना है। मघा नक्षत्र में कस्तूरी खाना है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मंडूक पर्णी वनस्पति का चूर्ण खाना है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वाघ नखी नामक वनस्पति का चूर्ण खाना है। हस्त नक्षत्र में वत्सानिक यानी कि रांधे हुए चावल का पानी, उसकी कांजी खाना है। चित्रा नक्षत्र में मग की दाल और स्वाति नक्षत्र में फल खाना है। विशाखा नक्षत्र में आसक्ति वस्तु खाना है। अनुराधा नक्षत्र में मिश्रीकृत कच्छ अन्न। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में बोर का चूर्ण। मूल नक्षत्र में सब्जी खाना है। पूर्वाषाढ़ा में आंवला खाना है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बिली का फल खाना है। अभिजीत नक्षत्र में पुष्प मिश्रित कोई भी वस्तु खानी है। फिर श्रवण नक्षत्र में खीर खाना है। घनिष्ठा नक्षत्र में फल खाना है। शतारा नक्षत्र में तुअर की दाल खानी है। और पूर्व भाद्रपद में करेला, उत्तर भाद्रपद में वराह कंद वनस्पति का चूर्ण और रेवती नक्षत्र में कुंभिका नाम की वनस्पति का चूर्ण खाना है। अभी भी 2 नक्षत्र यहाँ नहीं दिए हैं, अश्विनी भरणी। बाकी के ये नक्षत्र में इतनी चीज़ खानी। वो कैसे समझ में आता है कि इस नक्षत्र में ये खाना है तो उसका? नक्षत्र तो वो पंचांग से मालूम पड़ ही जाता है ना कि आज चंद्र ये नक्षत्र में। हाँ, नहीं, लेकिन ऐसे क्यों कि इस नक्षत्र में यही खाने ये का कुछ आप अगर शुभ काम के लिए मुहूर्त होते कि नहीं होते, हाँ। तो जिस दिन चंद्र जो नक्षत्र में, उस दिन ये चीज़ खाने से अच्छा होता है। अच्छा। आपके काम सारे ठीक होते हैं। बराबर। हाँ। अब यहाँ चंद्र सूर्य के गति भेद की बात की है। चंद्र सूर्य के गति भेद, बराबर। चंद्र सूर्य की गति 2 प्रकार से है। तो चंद्र की गति 2 प्रकार से है, 2 प्रकार के गति भेद से, और सूर्य की गति भेद तो एक ही प्रकार से है। अब चंद्र की जो गति 2 प्रकार से भेद बताया है वो है अभिजीत का चंद्र से अलग योग बताया है और बाकी के 27 नक्षत्र का चंद्र से अलग योग बताया। इसलिए चंद्र की गति 2 प्रकार से। तो 5 वर्ष के अंदर श्रवण नक्षत्र और बाकी के 27 नक्षत्र 67 संख्यात्मक 4 करते हैं चंद्र के साथ, लेकिन अभिजीत नक्षत्र उसमें 67 बार क्रम से 4 नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उसका गति भेद बताया कि वो संख्यात्मक 4 कर रहा है, वो 21 बार 4 कर रहा है। ये 67 बार 4 कर रहे हैं, अभिजीत नक्षत्र 21 बार 4 कर रहे हैं। तो भगण पूर्ति में, सूर्य के भगण पूर्ति में तो सारे नक्षत्र एक ही बार आते हैं, तो उसमें कोई 2 भेद नहीं है। सूर्य से उसके कोई भी 2 भेद नहीं है। सूर्य सभी नक्षत्र में एक बार दिन के अलग अलग दिन
पूरे साल में जाके रहता है, बराबर। हाँ। अब सूर्य चंद्र के दिन यहाँ बताए हैं। सूर्य संवत्सर में 366 दिन है, 12 मास है एक, और चंद्र संवत्सर में 354 दिन और 12 मास। आओ, ये हो गया है शायद। एक मिनट है। जम्बूद्वीप का संस्थान बताया है, जम्बूद्वीप का आकार बताया है। जम्बूद्वीप का आकार है वर्तुलाकार, कमल की कर्णिका की आकृति जैसा गोल। आओ मैं बताती हूँ कमल की कर्णिका कैसी होती है, उसका फोटो है। आओ, यहाँ आपको 2 प्रकार के कमल दिखाई देंगे और अंदर की कर्णिका भी बताई गई है फोटो में। आओ, देखो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखो ये बिल्कुल, ये कमल के अंदर की कर्णिका दिख रही है पीले रंग की। हाँ। ये कमल की पत्ती है लेकिन बीच में ऐसी कर्णिका है। देखो इसका शेप देखो, जैसे एक जम्बू द्वीप जैसी, जैसे 1 लाख योजन चौड़ा गोलाई में, और बराबर अंदर नीचे 1000 जितना आपको मिलेगा एरिया। समझ में आ रहा है? बाहर का एरिया देखो यहाँ भी आपको दिखेगा। और ये एक दूसरी कर्णिका है, देखो यहाँ बिल्कुल आपको जम्बू की तरह 1 लाख योजन ऊंचा कमल मिलेगा। देखो ये पूरा 1 लाख, यहाँ से 1 लाख की गोलाई है, बराबर। हाँ। और आप नीचे डंठल देखो इसकी, बराबर 1 लाख की 10,000 हो गई। हाँ। और ये मेरू यहाँ से ऊपर धीरे 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 चढ़ के छोटा हो रहा है। हाँ। बोलो है कि नहीं ये जम्बूद्वीप जैसा आकार है ना? देखो ये क्लियर दिख रहा है। देखो 10,000 जमीन के अंदर और 1 लाख ऊपर दिख रहा है ना? और ऊपर भी टोच, नीचे भी टोच हो रही है। ऊपर भी 1000 योजन, नीचे भी बराबर 1000 योजन, जमीन के नीचे भी 1000 योजन ऊंडाई। और ये ऐसे गोलाई में देखो यहाँ से चौड़ा 1 लाख योजन जो है कि नहीं? तो यहाँ पे ये चौड़ाई अरे सॉरी, ये चौड़ाई 10,000, नीचे 1000 और ऊपर 1000 हो रही है वापस यहाँ भी पूरी। तो ये कमल के बीच की कर्णिका है, बराबर। तो ये है जम्बूद्वीप का आकार जो बिल्कुल एक कमल की कर्णिका की तरह है। आओ अभी ये चित्र में देखो, इसी चीज को ये चित्र में भी देखो। देखो ये पूरा 1 लाख योजन जम्बू, और यहाँ से लेके धीरे 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 ऊपर चढ़ता 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 ये पूरा ढाल 1000 योजन ऊंचा हो जाएगा, बराबर। ये एरिया है जम्बू के, यहाँ का एरिया 10,000 योजन चौड़ा। कितना? 10,000। ये 1 लाख है तो ये 10,000, और धीरे धीरे ऊपर 1 लाख की ऊंचाई जाएगी। जैसे कि 1 लाख चौड़ाई है, ऐसे ही 1 लाख ऊंचाई भी आएगी मेरू की, बराबर। तो 1 लाख ऊपर ऊंचा और नीचे खाली 1000 ऊंडा। अब बोलो आपका बिल्कुल आया कि नहीं उसकी तरह पिक्चर? हाँ, बराबर। इसकी तरह आकार आ गया ना उसका। इसीलिए इसको कमल की कर्णिका की तरह बोला गया है। कैसा? कमल की कर्णिका। देखो बाजू में आपके सामने ही दिख रही है सब की सब फोटो 6 के 6। तो ये जम्बू द्वीप है, बिल्कुल कमल की कर्णिका की तरह है, ऐसा ही गोल है, बाहर से 1 लाख योजन, और ऊपर जाते 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 मेरू पर्वत 1 लाख ऊंचाई में ऊपर बिल्कुल 1000 का हो जाएगा, 10,000 से 1000, बराबर। और नीचे जमीन में भी 1000 योजन ऊंडा। आओ आपको है ना थोड़ा भूगोल थोड़ा आकाश, थोड़ा भूगोल थोड़ा आकाश, ऐसे दोनों आएगा पढ़ने में, है ना? नहीं तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। बोलो पड़ेगा? हाँ,
नहीं तो मुश्किल लगेगा सब फिर बाद में। खाली भूगोल आए तो भी, खाली आकाश आएगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा, सोचो। होगा ना? हाँ, खाली आकाश तो समझ में ही नहीं आएगा। समय क्षेत्र लंबाई पौलाई की अपेक्षा से 45 लाख योजन है। तो जो पूरी गोलाई आ गई ना, जिसमें 2.5 द्वीप आ गए, वो टोटल 45 लाख योजन की उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। आओ, अब यहाँ एक और चीज बताई है। देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र में उसके मनुष्य 49 रात्रि में ही यौवन संपन्न हो जाते हैं। ये किसकी बात की है? देवकुरु उत्तर कुरु क्षेत्र के युगलिकों की, बराबर, जिसकी काया है 3 गांव की। अरे सॉरी, मेरी गलती हो गई। जिसकी काया है 1500 धनुष और 1.5 पल्योपम की उनकी आयु है। 265 पसलियां है। कितनी? 265। हाँ, और उनको 49 रात्रि में ही वो बिल्कुल बच्चे से यौवन बन जाता है। युगलिक का जोड़ा जन्म लेता है और उसने में ही वो बड़े हो जाते हैं। घातकी खंड का मेरू है। देखो, अब जो वो मेरू देखा ना, देखो बिल्कुल कमल की कर्णिका की तरह दिख रहा है। घातकी खंड का मेरू है, ऊपर बराबर 1000 योजन की चुली का है। देखो यहाँ लिखा है 1000 योजन। हम पूरा माप देखेंगे। ऊपर भी 1000, नीचे मूल में 9500 विस्तार, 1000 योजन ऊंडा है। कितना? 1000 योजन जमीन के अंदर ऊंडा है, संभूतल में। और उसके बाद है नंदन वन, सौमनस वन, पांडुक वन, बराबर। ये सब आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी भी भविष्य में देव बन के जाए तो ये सब का पता होना चाहिए कि किस वन में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद है ऊपर पांडुक वन और 28,000 ऊंचा, और यहीं पे 4 शिला है जहाँ परमात्मा का जन्माभिषेक होता है। और ऊपर है पांडुक वन में ही एक चुलिका, और चुलिका में शाश्वत जी, प्रतिमा जी और मंदिर है। तो ये है घातकी खंड का मेरू। पूर्व घातकी खंड के भी 12 सूर्य, पश्चिम घातकी खंड के भी 6 सूर्य 6 चंद्र, और पूर्व के 6 सूर्य 6 चंद्र, टोटल 12 हुए। तो पूर्व घातकी खंड के जो भी सूर्य चंद्र है, ये पूर्व मेरू को प्रदक्षिणा देते हैं, और ये पश्चिम घातकी खंड का मेरू। ठीक है, तो वो इसको, इसके 12 सूर्य चंद्र इसको प्रदक्षिणा देते। फिर कल जो घातकी खंड के शाल्मली वृक्ष और गरुड़ देवता और सुदर्शन की कल बात आई थी, उनका नाम उल्लेख यहाँ आ रहा है। कल ही बात हुई थी, इसलिए आज इसको ध्यान से सुन लीजिए। जम्बूद्वीप की वेदिका 2 कोस 4 माइल ऊंची है, और लवण समुद्र का चक्रवाल विष्कंभ 2 लाख योजन का है। लवण समुद्र की वेदिका 2 कोस 4 माइल जितनी ऊंची है। जम्बू की वेदिका भी बता दी आपको, लवण की वेदिका भी बता दी, दोनों की वेदिका एक समान। अब पूर्वार्ध घातकी खंड की बात की है। मेरू पर्वत के उत्तर दक्षिण में 2 क्षेत्र है जो सर्व प्रकार से समान है, समान। भरत और ऐरावत। पहले जम्बूद्वीप में जैसा कहा वैसा ही इसको समझना है, बराबर। ये दोनों क्षेत्र के मनुष्य 6 प्रकार के काल का अनुभव करते हैं, जैसे कि उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी। पर इसमें और एक विशेषता है ये घातकी खंड में कि शाल्मलीकूट और घातकी नामक वृक्ष है यहाँ पे। शाल्मली और घातकी, और उसके देवता है गरुड़ और सुदर्शन। कल जो आया था जम्बू द्वीप में, तो उसमें वृक्ष का नाम आया था जम्बू वृक्ष और अनाद्रत देव, बराबर। हाँ, लेकिन यहाँ कौन है? 2 है ना यहाँ पे, यहाँ पे 2 है। तो कूट में कौन कौन से आएंगे? एक घातकी खंड में शाल्मली कूट, और एक में घातकी, और उसके देवता आएंगे गरुड़ और सुदर्शन, बराबर। हाँ, देवता दोनों के एक ही होंगे। आओ,
अब थोड़े कालोद समुद्र की बात की है। घातकी खंड के पश्चिमार्ध में, पश्चिम भाग में, इसमें भी और भी नाम आएंगे, आपको सब जानना है और फिर हम तय करेंगे कि एक घातकी खंड में एक ही है या दो वृक्ष है। वो कालोद समुद्र में मरे हुए कितने जीव कालोद में ही जन्म लेते हैं, कितने क्या वहाँ जन्म नहीं भी लेते। घातकी खंड द्वीप में स्थल स्थल पे घातकी नाम के वृक्ष की अधिकता है। समझ में आया नाम घातकी खंड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे घातकी, हाँ, वहाँ पे घातकी वृक्ष स्थल स्थल पे बताए गए, एक दो जगह नहीं, बहुत सारी जगह पे बताए गए। हमारा जम्बू द्वीप भी इसलिए पड़ा हुआ, यहाँ जामुन वृक्ष बहुत है, बोलो है कि नहीं? हर एक स्थल पे जामुन के वृक्ष मिलेंगे आपको, बम्बई में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, बराबर। ऐसे ही घातकी वृक्ष वहाँ ज्यादा है, इसलिए घातकी खंड द्वीप नाम है। और यहाँ पे नहीं रहते मैम? हाँ, घातकी वृक्ष यहाँ पे नहीं रहते जो ना, यहाँ उतने नहीं होंगे जितने घातकी खंड में स्थल स्थल पे होंगे, उतने यहाँ नहीं होंगे। लेकिन होते हैं, होने चाहिए, क्या पता आपको, हमको मालूम भी नहीं है ना ये वृक्ष का नाम घातकी होगा, पता भी तो होना चाहिए। तो घातकी खंड के पूर्वार्ध में उत्तर कुरुक्षेत्र में, देखिए पूर्वार्ध की बात की है, पूर्व घातकी खंड की, बराबर। तो पूर्वार्ध में उत्तर कुरुक्षेत्र में नीलगिरी के पास, वहाँ जो नीलवान पर्वत है ना, नीलवान, वहाँ पे घातकी नाम का वृक्ष है। और घातकी खंड के पश्चिम भाग में, उत्तर कुरुक्षेत्र में ही पश्चिम भाग में, ये खाली उत्तर कुरुक्षेत्र की बात की है, उसके पूर्व में और उसके पश्चिम में महाघातकी, मतलब एक तरफ घातकी वृक्ष, एक तरफ महाघातकी वृक्ष है। समझ में आया? इसीलिए इसका नाम है घातकी खंड, क्योंकि घातकी वृक्ष बहुत है यहाँ पे, इसलिए। तो ये द्वीप और उसका नाम अनादिकाल से एक ही है, कुछ नहीं बदला है उसमें। भरत क्षेत्र भी अनादिकाल से भरत ही, ऐसा नहीं भरत राजा के जन्म के बाद भरत नाम पड़ा, ये गलती मत करना, बराबर। ये प्रत्येक उत्सर पीढ़ी में या अवसर पीढ़ी हो, पहले चक्रवर्ती का नाम भरत ही है, शाश्वत है, और पहले परमात्मा का नाम आदिनाथ ही है, अंतिम परमात्मा का नाम भी वर्धमान ही है। ये दोनों ये सब शाश्वत। आओ, घातकी खंड में 12 सूर्य चंद्र ने प्रकाश दिए हैं, दोनों मिलके और 336 नक्षत्र, 1056 ग्रह और 8,03,700 कोड़ा कोड़ी तारा, ये सब दोनों के मिला के टोटल है। हाँ, पूर्व दिशा में असंख्य हजार योजन सीधे जाने के बाद इसकी राजधानी आती है, जो देव है ना, उसकी बात की। फिर कालोद का वर्णन लवण की तरह ही समझना है, ये बहुत महत्व की बात आई है। देखो, जैसे लवण समुद्र है वैसे ही कालोद को समझना है। लवण समुद्र ऐसे दोनों तरफ से नीचे उतर रहा है, बराबर, गोतीत की तरह, तो ये भी ऐसे ही उतरेगा। अच्छा, लवण भी ऐसे गोल जम्बू द्वीप को लपेट के है पूरा, तो ये भी आपको जम्बू और दोनों घातकी को लपेट के होगा, जम्बू लवण दोनों घातकी, उसके बाद कालोद, तो वो भी ऐसे लपेट के ही होगा। तो आपको यहाँ यही समझना है, लपेट के तो है। अब देखो, लवण 4 लाख है, बराबर, 2 लाख इस तरफ, 2 लाख इस तरफ। तो अब जो 4 लाख का लवण है, 2 लाख का जो दो इस तरफ भी 2, इस तरफ भी 2, तो 2 में कैसा है, एक वो नीचे उतर रहा है और दूसरा ऊपर चढ़ रहा है, बरोबर। बीच में 10,000 चौड़ा खाली एक उतर रहा है और एक चढ़ रहा है। 95 उतरा, 10 सीधा और 95 चढ़ा, बराबर। ऐसा ही कालोद को भी समझना पड़ेगा। तो कालोद है कितना, 4 लाख, 4 लाख भी नहीं, 8 लाख, 8 लाख चौड़ा, कितना, 8 लाख। तो 8 लाख चौड़े में अब वो आप कितना उतरोगे, 4 लाख जितना उतरोगे, 4 लाख में कितना कम, 20,000 कम, 40,000 सीधा, और बाकी का 4 लाख में 20,000 कम, वापस बाहर निकलोगे कि नहीं, तो ही लवण जैसा होगा ना।
हाँ लवण जैसा कैसे बन पाएगा? लवण 2 लाख का है तो 10,000 आड़ा हो सीधा हो गया ना नीचे से। हम्म, अब ये 8 लाख है तो 40,000 सीधा होगा। हाँ हम उसके 10वें भाग को ही लेंगे ना सीधे में। हम्म, तो आप 40,000 छोड़ के आधे में से बाकी के उतारो, 3,60,000 उतारो, 40,000 सीधा, अरे 3,80,000 उतारो, 40,000 सीधा और 3,80,000 वापस चढ़ाओ, बराबर। हाँ तो ही ऐसा होगा ना कटोरे की तरह। हाँ, तो बिल्कुल लवण की तरह ही कालो दधी को भी समझना है। अब लवण के जो सूर्य चंद्र है वो जम्बू के मेरु को ही ध्यान में रखते हुए चलते हैं ना, एक ही लाइन में। एक ही लाइन में 4, एक के पीछे सूर्य, एक सूर्य एक चंद्र, एक सूर्य एक चंद्र, बराबर। अब कालो दधी के भी 42 सूर्य है, कितने? 42, कितने? 42। तो वो भी एक के पीछे एक ऐसे ही चलेंगे, एक के पीछे एक, बराबर। चलो आओ, समझ में आ गया ना? तो घातकी खंड द्वीप को चारों तरफ से घेर के कालोद समुद्र है और उसका योजन पूरा जो चक्रवाल विश्कम है वो 8 लाख है। और परिधि तो बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि आगे की सारी परिधि अंदर प्लस होगी, लेकिन जो 8 लाख उसका जो विश्कम्भ है चौड़ाई, वो 8 लाख में कितना डीप जाएगा और कितना चौड़ा होगा ये हमने देख लिया, ठीक है। अब ये एक चारों तरफ से एक पद्मावर वेदिका से एक वनखंड से घेरित है, मतलब उसकी जो 4 लाख की जो उसकी परिधि चौड़ाई हो गई ना, वो भी पूरा एक वनखंड और उससे वो परिवेष्टित है। उसकी चारों तरफ एक वनखंड है, पद्मावर वेदिका है। कालोद समुद्र के भी 4 द्वार है लवण की तरह, ठीक है। तो विजय, वैजयंत, जयंत, पराजित, पूरे समुद्र में 4 ही आएंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब कालोद समुद्र के पूर्वांत भाग में, उसके पूर्व के अंत भाग में देखिए, जैसे कि मान लो कि ये कालोद समुद्र है तो पूर्व के अंत भाग में, तो इस तरफ का हुआ ना पूर्व का, तो उसके भी अंत भाग मतलब बाहर की तरफ पुष्करवर द्वीप है। क्या है? पुष्करवर द्वीप। और उसके पूर्वार्ध से पश्चिम में सीतोदा महानदी के ऊपर कालोद समुद्र का विजय द्वार है। अंदर पुष्करवर द्वीप आ गया तो वहाँ पे उसके मुख, मतलब यहाँ पे यहाँ कालोद खत्म हो रहा है और यहाँ पुष्करवर द्वीप है। तो पुष्करवर द्वीप में से जो ये निकल रहा है ना सीता नदी, इस तरफ से सीता नदी आएगी तो सीता नदी के मुख पर ये कालोद का विजय द्वार है पूर्व दिशा में। समझ में आ गया? पूर्व के अंत में, बराबर। उसके बाद ये द्वार है विजय द्वार, 8 योजन की उसमें ऊंचाई है और दक्षिण दिशा में पुष्करवर के दक्षिणार्ध में, उसके दक्षिण वाले आधे भाग में विजयंत द्वार, बराबर। आओ, कालोद समुद्र के चारों द्वार विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ठीक है। और पूर्वांत भाग में जो पुष्करवर द्वीप है उसके पूर्वार्ध से पश्चिम में सीतोदा महानदी के ऊपर कालोद समुद्र का विजय द्वार। तो ये हुआ पूर्व में सीतोदा नदी के ऊपर विजय द्वार, 8 योजन की ऊंचाई और दक्षिण के अंत में, दक्षिणार्ध के उत्तर में कालोद समुद्र का वैजयंत द्वार। उसके बाद घातकी खंड के द्वीप के भी प्रत्येक द्वार में परस्पर अंतर बताया है। 1 10 लाख 10 लाख
27,735 योजन, दो द्वार के बीच में। 4 द्वार है तो ऐसे सब द्वार के बीच में इतना 10-10 लाख का अंतर हो गया। तो 10-10 लाख और 27,000 का अंतर होने के कारण ही घातकी खंड की परिधि 43 लाख योजन से भी ज़्यादा हो गई। बराबर? हाँ। तो इस प्रकार से कालोद समुद्र के भी चारों द्वार के बीच में बताया। अब इसका नाम कालोद क्यों है? कुछ चीज देखो, घातकी खंड में घातकी खंड नाम क्यों है? याद आया? अभी थोड़ी देर पहले ही हो गया है। घातकी वृक्ष ज्यादा है। बराबर? हाँ। तो कालोद का नाम कालोद क्यों है? क्योंकि उसका पानी काले रंग का है। कैसा? काले रंग का। समुद्र का जल आसल मासल पेसल, ऐसा बोला जाता है। 3 आसल मासल पेसल, कृष्ण भास राशि के वर्ण के समान। काले रंग का जो भाग होता है ना, काले रंग की, काला रंग उसके वर्ण के समान है। प्रकृति से उसका पानी ही ऐसा है, इसलिए उसका नाम कालोद पड़ा। और वहाँ पे काल और महाकाल ऐसे 2 देव है। कितने? 2 देव। 2 देव क्यों है? ध्यान दीजिए, 2 देव क्यों है? क्योंकि पूर्व का कालोदधी समुद्र, पश्चिम का कालोदधी समुद्र। बराबर? इसलिए 2 देव चाहिए ना। एक देव इतने बड़े एरिया में कहाँ से वापस यहाँ से यहाँ तक आ पाएंगे? बोलो। इसलिए 2 देव चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो तरफ जाने में तो उनको पूरा ऐसा गोल घूमना पड़ेगा ना, है ना। बीच में तो द्वीप समुद्र है, बीच में तो ये लवण है, फिर जम्बू है, घातकी खंड है, सारे द्वीप है। तो बीच में से तो जा नहीं सकते वो। इसलिए उनके 2 देव है, काल और महाकाल। और दोनों पल्योपम की स्थिति वाले हैं। अब देखो, यहाँ आपको सारे है ना, ये शंकर जी के ही नाम मिल रहे हैं। देखो मैम, ये क्या था? मुझे समझ में नहीं आया। वो आपने बोला आसल मासल और आसल मासल पेसल, ये है ना वो जो हम बोलते हैं ना, पानी के अलग अलग प्रकार की जाति के लिए ये यूज होता है। कोई पानी भारी होता है, कोई पानी हल्का होता है पीने में। तो इसमें ही कालोदधी समुद्र में ही ऐसे अलग अलग काला रंग है ना, वो जितना ज्यादा गहरा और काला रंग होता जाएगा, उसका वजन बढ़ता जाएगा पानी का। डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी भी। और वो मासल पेसल मतलब पोषण में भी कुछ अलग ही होगा ना। अच्छा। हाँ। आप देखो, हर एक जगह का पानी पोषण में अलग अलग होता है। हाँ, बराबर। आप कहीं पानी पीते हो ना तो पेट भारी भारी हो जाता है बहुत जगह पे। हाँ, और कोई शहर का पानी, कोई नदी का पानी बिल्कुल हल्का होता है पीने में। हाँ, बराबर। तो इसका मासल पेसल से भरपूर है, मतलब इसमें सत्व बहुत बड़ा ज्यादा भरा हुआ है। अच्छा। बराबर? हाँ, ठीक है। हाँ। अब मानुषोत्तर पर्वत की बात की है कि मानुषोत्तर पर्वत के बाद जो भी सूर्य चंद्र है, उसमें चंद्र हमेशा अभिजित नक्षत्र में रहेगा, सूर्य हमेशा पुष्य नक्षत्र में रहेगा। ठीक है। तो अब आपने कालोद समुद्र देख लिया। अब उसके बाद आपको 2 ऐसे ही दोनों तरफ से गोलाई में 2 अर्ध पुष्कर मिलेंगे। बराबर? हाँ। और अर्ध पुष्कर में ऐसा है कि पुष्करावर्त द्वीप है, वो टोटल 16 लाख योजन चौड़ा है। कितना? 16 लाख योजन। लेकिन उसमें से 8 लाख योजन आप आधे चले जाओ ना, उसके बाद मानुषोत्तर पर्वत आएगा। तो 8 लाख योजन वाला जो पुष्करवर द्वीप है ना, 8 लाख योजन वाला अंदर का आधा पुष्कर, उसके बाद मानुषोत्तर पर्वत। तो अंदर का जो आधा पुष्कर है वो 2.5 द्वीप के अंदर आता है। लेकिन पुष्करवर द्वीप का आधा हो गया ना, आधा पुष्कर है, मनुष्य क्षेत्र नहीं है, वो मानुषोत्तर पर्वत के उस तरफ और आधा इस तरफ। तो इसीलिए उसको आधे पर्वत को पुष्करवर पूर्वार्ध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पुष्करवर पूर्वार्ध, आगे का आधा और पश्चिमार्ध मतलब पीछे का आधा, या फिर अभ्यंतर पुष्करवर वरार्ध और बाह्य पुष्करवरार्ध। बराबर? हाँ, ऐसे आपको उसको समझना है। अब मानुषोत्तर पर्वत की बात की है, उसको मैं डिस्कस करती हूँ अभी। मानुषोत्तर पर्वत जमीन से कितना ऊंचा है? परमात्मा से पूछा गौतम स्वामी ने, तो गौतम स्वामी परमात्मा कह रहे हैं, गौतम
मानुषोत्तर पर्वत 1721 योजन पृथ्वी से ऊंचाई, मतलब जो जमीन का एरिया है वहाँ से 1721 योजन जितना ही ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। 1721 मतलब कुछ भी नहीं है। मेरू तो 1 लाख ऊंचा है ना। हाँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है उतनी ऊंचाई में। 430 योजन एक एक कोस गांव जमीन के अंदर है। कितना? 430 योजन जमीन के अंदर ऊंडा है। फिर मूल में 1022 योजन चौड़ा है। 1022 योजन ही चौड़ा है। मेरू 10,000 है और ये 1022 है। फर्क है ना दोनों में। आओ, क्योंकि मेरू 1 लाख ऊंचा है तो चौड़ाई भी ज्यादा ही होगी ना। तो मूल में वो 1022 चौड़ा, मध्य में वो 723, मतलब छोटा हो गया नीचे से, और ऊपर की बाजू तो खाली 424, तो और छोटा हो गया ना। तो बिल्कुल ऐसे पर्वत जा रहा है, नीचे चौड़ा, ऊपर उससे भी कम और ऊपर उससे भी कम। गाय के पूंछ की तरह। गाय की पूंछ ऐसी होती है ना। हाँ, तो ये बिल्कुल गाय के पूंछ की तरह है। अब उसकी परिधि मतलब पूरी गोलाई कितनी पता है? 1,42,30,249। 1,42,00,000 मतलब क्या हुआ कि दोनों तरफ के मानुषोत्तर पर्वत जैसे जैसे हम गोल चौड़ाई में घूमता है ना, तो ये दोनों के बीच में ही जो एरिया है 2.5 द्वीप का, उसकी ऐसे गोला, ऐसे चौड़ाई, देखो मैं बताती हूँ आपको। ऐसा होगा बराबर बीच में, बीच का एरिया दिख रहा है। मतलब क्या हुआ कि बराबर मध्य में जम्बू, फिर 1 राउंड लवण, उसके बाद 1 राउंड घाटकी खंड, फिर से 1 लवण कालोदधी, उसके बाद का 1 राउंड दोनों तरफ पुष्कर द्वीप आधा आधा, और कोने में ऐसे मानुषोत्तर पर्वत। तो ये यहाँ से यहाँ 45 लाख, यहाँ से यहाँ 45 लाख बराबर। तो ये इसकी यहाँ से यहाँ की लंबाई चौड़ाई 45 लाख, लेकिन पूरी परिधि कितनी उसकी? 1,42,00,000। 3 गुनी परिधि होती है किसी भी लंबाई चौड़ाई की परिधि। देखो तो 3 गुनी। कितनी? 3 गुनी होती है। अब आप ये सोचो कि ये 45 लाख है तो 3 गुनी कितनी होगी? लगभग 1,45,00,000 के आजू बाजू होनी चाहिए ना। 3 गुनी 145 होगी ना, 45 की 3 गुना। हाँ। 1,45,00,000। हाँ, 1,42,30,000, उससे भी ज्यादा। तो ये भी नीचे से चौड़ा, ऊपर से बीच से थोड़ा संक्षिप्त, ऊपर से ज्यादा संक्षिप्त बराबर। अंदर के भाग में वो बिल्कुल चिक्कट है। कैसा चिक्कट है? जैसे कि मान लो कि ये जैसे पर्वत है तो ये अंदर का भाग हुआ, बाहर का भाग तो मानुषोत्तर के बाहर हो गया। अंदर का जो भाग है ना, जैसे ये भाग, वहां से वो बिल्कुल चिक्कट है, मध्य में से ऊंचा है, बाहर के भाग में डेकोरेटिव है, बिल्कुल दर्शनीय। और ये पर्वत ऐसा दिख रहा है जैसे कोई सिंह आगे के 2 पैर लंबा करके बैठा हो। समझ में आया? देखो मैं अभी बताती हूँ आपके लिए, सिंह भी हाजिर। देखो ऐसे 2 पैर लंबा करके बैठा हो, मतलब क्या हुआ? ये पर्वत का आकार, उसका मस्तक यहाँ से इतना ऊपर उठेगा। बात समझ में आई? ये जो पॉइंट ऊपर उठ रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसे मस्तक की तरह ऊपर उठेगा। अच्छा। ये पर्वत में आधा भाग नीचा है लेकिन किनारे से ऊंचा है। तो ऐसा बैठा हुआ सिंह है ना, ऐसा उसका आकार पूरे में, ऐसा पूरा गोल में भी ऐसा नीचा और किनारे से ऊंचा। समझ में आ रहा है? अंदर के भाग में वो नीचा है लेकिन बाहर की बॉर्डर में उसका मस्तक ऊंचा है। इस तरह से ऊंचाई बढ़ेगी तो बैठे हुए सिंह की तरह उसका आकार दिख रहा है।
ये पूर्व पर्वत पूर्ण रूप से जाम्बू नदमय है, जाम्बू नदमय। कौन से कलर का? जाम्बूड़ी कलर का। कौन से कलर का? आपने देखा होगा बहुत सारे रत्न होते हैं जाम्बूड़ी कलर के, अंगूठी वंगूठी मिलती है, पता है, पर्पल रंग के, डार्क पर्पल रंग की। देखी नहीं मैं। स्टोन 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 होते हैं, हाँ, स्टोन होते हैं ना पर्पल कलर के। हाँ, देखो अभी मैं यहाँ बता रही हूँ, देखो देखो ये आंगी के स्टोन है ना, दिख रहा है? हाँ, दिख रहे हैं। हाँ, तो ये जो स्टोन है ना, बिल्कुल ऐसे ही पर्पल रंग के रत्न का ये बना हुआ पत्थर है। किसका? रत्न के। रत्न का बना हुआ पत्थर है, तभी तो ये रत्नमय होने के कारण ही तो ये शाश्वत है। कौन सा रत्न है वो? ये जाम्बू नदमय, उसका नाम ही जाम्बू नदमय। अच्छा। निर्मल है, श्लीष्ण है, यावत प्रतिरूप है, मतलब आप उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ऐसी होती है कि आप उसमें रूप देख सकते हो। कोई भी स्टोन में आप देख सकते हो ना अंदर क्या है, चेहरा क्या है ये। हाँ, हाँ, और दोनों तरफ पद्म और वेदिका है, मतलब मान लो कि ये पर्वत है, ये पर्वत है, तो पर्वत के इस तरफ भी वनखंड, पूरा बगीचा, और यहाँ भी वनखंड, दोनों तरफ, बाहर के भाग में और अंदर के भाग में। समझ में आया? हाँ, दोनों तरफ वनखंड है। और इस पर्वत का नाम मानुषोत्तर इसलिए है क्योंकि अब इसके उत्तर में ही मनुष्य है। देखो ऐसे ऐसे पूरा पर्वत चारों तरफ से आएगा लिपटा हुआ, तो ये पर्वत के उत्तर में ही मनुष्य हुआ ना। मनुष्य तो ये पर्वत क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाएंगे। मतलब क्या हुआ कि मनुष्य ये मानुषोत्तर पर्वत के उत्तर में ही हमेशा रहेंगे, इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। बराबर? आओ, ऊपर सुपर्ण कुमार रहते हैं। इसमें ऊपर कौन रहते हैं? अंदर मनुष्य रहते हैं, ऊपर सुपर्ण कुमार रहते हैं, और बाहर देव रहते हैं। ये मनुष्य पर्वत के ऊपर सुपर्ण कुमार रहते हैं, ये भी एक प्रकार के देव है। और इसके बाहर कौन रहते हैं? पर्वत के बाहर भी देव ही रहते हैं। बराबर? रुचक द्वीप आएगा, ये आएंगे तो उसमें सारी देव देवियां ही रहते हैं बाहर के भाग में। हाँ, तो मनुष्य क्षेत्र के बाहर सारे देव देवी रहते हैं। मनुष्य ये पर्वत को क्रॉस कर कर कभी भी अपनी शक्ति से बाहर गए भी नहीं है और कभी जाएंगे भी नहीं। कभी आज तक गए नहीं और कभी जाएंगे भी नहीं। जो जंगाचारण मुनि होते हैं या विद्याचारण मुनि होते हैं वो ही उसके बाहर जा सकते हैं। समझ में आया? जो विद्याचारण देव है और जंगाचारण देव है, थोड़ी मैं बात करूंगी आपको उसकी। विद्याचारण देव ऐसे देव होते हैं जो कभी कभी आप बहुत तप करने वाले व्यक्ति हो, छठ के पाने पे छठ करती है ना बहुत सालों तक, तो उसके अंदर ऐसी शक्ति जाग जाती है कि वो अपने ये विद्या के बल से आप एक खाली 3 चपटी बजाओ। कितनी? 3 चपटी। 3, 1, 2, 3 चपटी में वो पूरा जम्बूद्वीप घूम के आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, उतनी शक्ति जागृत हो जाएगी छठ के पाने पे छठ करने वाले के अंदर। और दूसरे हैं जंगाचारण लब्धि, तो उसमें भी अट्ठम के पाने पे अट्ठम, बहुत सालों तक अगर आप ये तप कर रहे हो तो आपके अंदर ये शक्ति हो जाती है। उसमें आप एक ही चपटी बजाओ ना, एक ही चपटी खाली, इतनी देर में वो 21 बार जम्बूद्वीप घूम के आ जाएंगे। बोलो, अरे बाप रे, 21 बार इतनी शक्ति आ जाती है। तो ये तो सारे देव 2.5 द्वीप के बाहर जा सकते।
अच्छा। हाँ, ये सारे जो भी देव तो नहीं है, ये लब्धिधारी मनुष्य ही है। कौन है ये? लब्धिधारी मनुष्य। लब्धिधारी मनुष्य। वो अपने लब्धि के कारण, जंगाचारण लब्धि, विद्याचारण लब्धि के कारण ये ढाई द्वीप के बाहर निकल के नंदीसर द्वीप और ये सब जगह भगवान के दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं। आओ, तो और अब मनुष्य लोक की बात की है, थोड़े अंदर आओ, अभी मनुष्य लोक की बात। जंगाचरण विद्याचरण मुनि की तो बात हो गई, वो रहते तो मनुष्य लोक में ही है, तो वो बाहर जा सकते हैं। और मान लो कि अगर कोई देव या देवी कोई मनुष्य का अपहरण करके ले जाए ना, तो वो आपको यहाँ से बाहर लेके जा सकते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, आप ये मत सोचना कि खाली आप अपनी शक्ति से ही जा सकते हो। अगर ऐसे कोई देव देवी आए और आपको अपहरण करके ले जाए, मनुष्य क्षेत्र के बाहर कहीं भी आके छोड़ दे कुछ दिनों के लिए, कुछ उसके लिए, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आपका अपहरण किया जाए और आप बाहर निकल जाओ, तो आप मनुष्य लोक के बाहर जा सकते हो। फिर जब भी आपकी आयुष्य पूरी होने का उसका समय आएगा, वो देव आपको उठा के अंदर लाके रख देगा। अच्छा। आप मरोगे और जन्मोगे तो मनुष्य क्षेत्र के अंदर ही। अच्छा। बाहर आपकी मृत्यु नहीं होगी कभी भी। लेकिन रह सकते हैं वहाँ पे? आप वो उठा के आपको बाहर लेकर गया है तो कुछ तो होगा ना, अपहरण होता भी होगा, लोग जाते भी होंगे ना। कुछ दिन तो उपवास से निकल ही जाएंगे। और पानी वानी तो है ही बाहर। लेकिन वो पीने जैसा रहता है नहीं, क्या? समुद्र में तो हुआ, हाँ, वो तो रहता ही है, इक्षु रस समुद्र। सब अपने जैसी रहती है? ना ना, इक्षु, हाँ, वो तो सब रहेगा ना, इक्षु रस समुद्र। पानी है तो बाकी चीज तो होगी ही होगी। पानी है तो हवा ववा सब होगी, नहीं होने का तो प्रश्न ही नहीं है ना। नहीं होगी, लेकिन अपने जैसी ही होगी क्या? सेम अपने जैसी? हाँ, पानी तो अपने जैसा ही है। आपने तो बोला वो काला रंग का रहता है, फिर अलग। ओ, रंग अलग है। देखो, आपको यहाँ भी नीले रंग का, लाल रंग का समुद्र नहीं है, रेड सी है कि नहीं? लेकिन पानी तो वाइट ही है ना मैम? ना, अपने ये 6 खंड में पानी तो आपको लाल दिखता ही है, नीला भी दिखता है, पूरे के पूरे नीले रंग का समुद्र भी तो दिखता है। कुछ तो पानी अलग है कि नहीं वो? हाँ, बराबर। हाँ, कुछ है ही नहीं, वो आपका का रंग ऐसा, वर्ण ऐसा है, इसलिए गंध ऐसी अलग है, इसलिए अलग है, उसमें कोई नया है ही नहीं। अच्छा। वर्ण गंध रस स्पर्श ही होते हैं ना, उसके भी तो आपका के भी वर्ण अलग है, गंध अलग है। इक्षु रस समुद्र में का स्वाद है वो शिरडी के रस जैसा है, तो ये तो पौष्टिक ही है ना हमारे लिए। तो क्षीर समुद्र, दूध जैसा पानी, और मदिरा का भी है समंदर, जो नशा चढ़ा देगा वो पानी। आओ, तो अपहरण करके देवो ले जाए, ऐसे मनुष्य के बाहर निकलते हैं, ठीक है, और वही उनको वापस लाके रख देंगे, इसलिए इसका नाम मनुष्योत्तर पर्वत। तो जब तक, जहाँ तक ये मानुषोत्तर पर्वत है, वहाँ तक ही मनुष्य लोक है, उसके बाद मनुष्य लोक नहीं है। तो जहाँ तक भरत आदि क्षेत्र है, वर्षधर पर्वत है, वहाँ तक ही मनुष्य लोक, ठीक है। जहाँ तक घर है वहाँ तक ही मनुष्य लोग, जहाँ तक गांव है, राजधानी है, वहाँ तक ही मनुष्य लोग है। और जहाँ अरियंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, चारण लब्धिधारी मनुष्य, विद्याचारण मुनि, जंगाचारण मुनि, श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका, भद्र प्रकृति वाले मनुष्य है, वहाँ तक ही मनुष्य लोक है। बराबर? ये सारे मनुष्य लोक में होते ही है, अलग अलग प्रकृति वाले। जहाँ तक समय, आवलिका, श्वासोच्छ्वास, तोक, लव, मुहूर्त, दिन, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष, पूर्वांग, पूर्व, और इसी तरह से पूर्व, त्रुटि, अडड़, अवव, हुहुक, उत्पल, पद्म, नलिन, अर्थ, निकुर,
अयुत नयुत मयुत चुलिका शीर्ष प्रहेलिका शीर्ष प्रहेलिकान शीर्ष प्रहेलिका पल्योपम सागरोपम तक का समय है। देखो अब यहाँ बताया है, उसको ध्यान से सुनो फिर से, मैं कुछ वर्ड फिर से बोल रही हूँ। जहाँ तक समय आवलिका और श्वासोच्छ्वास समझ में आया? ये श्वासोच्छ्वास प्रमाण है समय, ये श्वासोच्छ्वास श्वास मत समझ लेना। अगर ये श्वास होता ना, आप श्वास नहीं ले सकते तो उधर जा ही नहीं सकते, मनुष्य जीवित ही नहीं रह पाएगा, बराबर? हाँ, पर ये आवलिका स्तोक और श्वासोच्छ्वास, तो एक श्वास लो और एक श्वास छोड़ो, वो समय का माप है, बराबर? इसीलिए यार श्वासोच्छ्वास लिखा हुआ है। हाँ, आओ अब आओ, देखो यहाँ पे आपको ये 3 फोटो बताइए, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ अभी, आओ। चलो देखो, मध्यमा जंबू और 1,00,000 योजन विस्तृत, बराबर? मध्यमा जंबू है, देखो एकदम छोटा सा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। अब आओ इसके आसपास देखो, लवण बराबर लपेट के है, तो 1,00,000 यहाँ पे, लवण 2 इधर और 2 इधर, तो टोटल ये काला रंग का एरिया है लवण, वहां तक 5,00,000 हुआ। देखो ये बराबर जम्बू लिखा है ना, उधर मेरू समझो, जम्बू भी इधर 1,00,000 इधर 1,00,000, बराबर टोटल। और यहाँ भी देखो लवण भी, यहाँ 2 और ऊपर 2, नीचे 2 भी 2-2 है कि नहीं? तो ये टोटल कितना हुआ? यहाँ से यहाँ एंड भी 5,00,000 और यहाँ से यहाँ एंड भी 5,00,000 हो गया? हो गया? उसके बाद यहाँ घातकी खंड, पश्चिम में पश्चिम घातकी खंड, पूर्व में पूर्व घातकी खंड, बराबर? अब उसके बाद कालोदधी समुद्र, उसको पूरा लपेट के, तो जब लपेट के कालोदधी समुद्र आ रहा है तो आपको अब पहले घातकी खंड तक की परिधि देखो। देखो घातकी खंड को 8,000 ही बताया गया है, बराबर? लंबाई चौड़ाई में 8,00,000, 8,00,000 और ये भी 8,00,000 और यहाँ से भी ये 8,00,000, बरोबर? 8,00,000 लंबा और 8,00,000 चौड़ा, आयम विष्कम 8,00,000 ही है। तो ये 8,00,000 है, तो यहाँ भी 8,00,000 ही होना चाहिए ना? हाँ बराबर। बस, तो अब बाकी की जमीन में क्या होगा? इशुकार पर्वत है, क्या है? पर्वत है। बाकी की जमीन में ये पर्वत है। अच्छा। हाँ ठीक है, तो ये घातकी खंड तक की परिधि कितनी हुई? गोल होगा ना इतना बड़ा, क्योंकि पूर्व पश्चिम में पूर्व घातकी खंड, पश्चिम घातकी खंड, उत्तर में और दक्षिण में इशुकार पर्वत, तो टोटल परिधि कितनी होगी? 21 क्या? 3 गुनी करो, आगे की प्लस करो, आगे की सारी परिधि प्लस करो। देखो लवण की कितनी है? 8। यहाँ तक तो आपने 5 देख ली। लवण के ये पूरा 5 है ना? ये पूरा 5 है, तो और 8 और 4 और 4 और जोड़ो। 4 क्यों मैम? पूरा 8 ही जोड़ने का है। नहीं 4 है ना, ये 8 थोड़ी ना है, 4 है। मैं 8 बोली थी क्या पहले? हाँ, नहीं 4 है, 4 दोनों मिलके, ये 4 और ये 4। अच्छा। हाँ, ये तो 4 ही है, 4,00,000 उसकी लंबाई और 4,00,000 चौड़ाई, 4,00,000 आयाम विष्कम। अच्छा। तो ये 4 और ये 4 और 5 बीच की, टोटल कितनी हुई? 13। तो ये पूरी गोलाई 13,00,000 हो गई। देखो समझ में आ गया? हाँ, अब ये 8 है कालोदधी समुद्र,
इधर भी 8 लाख और इधर भी 8 लाख। तो अब इसकी इसकी कितनी होगी परिधि? 13 और बाद में 16 जोड़ो, 8 इधर 8 इधर, 29। तो आप कालो दधी की परिधि कितनी आएगी? लगभग 29 लाख, बराबर। 29 लाख। तो ये 29 लाख तक लंबा चौड़ा हो गया कालो दधी तक का एरिया। आओ, बाकी का पिक्चर किया नहीं, पर उसके बाद भी अर्ध पुष्कर भी ऐसे ही आएगा ना। दो तरफ 8-8 लाख, कितना? 8-8। तो ये हो गया आपका, कितना हुआ था? 29 और 16 जोड़ो उसमें, 8 लाख इधर का, 8 लाख इधर का, 45 हो गया। तो ये 45 ऐसे यहाँ से यहाँ लंबा चौड़ा, 45 यहाँ से यहाँ लंबा चौड़ा, बराबर। और उसका भी 3 गुना उसकी परिधि, मतलब 1,42,00,000। हाँ, समझ में आ गया पूरा। लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप बताए हैं। कितने? 56 अंतर्द्वीप है लवण समुद्र में। लवण समुद्र में जम्बू द्वीप से 4-4 दाढ़ा अंदर उतरती है, चारों तरफ से। समझा नहीं। हाँ, आएगा आएगा वो, मैप आएगा तब मैं आपको पार्ट से, पिक्चर से बताऊंगी तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें है कि नहीं वो मुझे देखना है, 1 मिनट। देखो, दिख रहा है इधर, ये जम्बू द्वीप है, बराबर बीच में मेरू, और ये काले रंग का गोला है वो जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप में हमारे जो लघु हिमवंत पर्वत है ना, हमारी तरफ भरत क्षेत्र के ऊपर, उसके कोने से, 2 कोने से देखो, 2 दाढ़ा लवण समुद्र में ऐसे जा रही है, दिख रही है? पूर्व से 2 दाढ़ा, पश्चिम की 2 दाढ़ा। और जैसे यहाँ भरत के बाद लघु हिमवंत पर्वत है, ऐसे यहाँ ऐरावत के बाद पहले आपको यहाँ शिखरी पर्वत मिलेगा। कौन सा? शिखरी पर्वत। तो शिखरी पर्वत से भी 2 दाढ़ा, इस तरफ से 2, इस तरफ से 2। तो दोनों दाढ़ा लवण समुद्र के अंदर उतरती है। पर्वत है, पर्वत के कोने से शुरू हुई है, और लवण समुद्र में ऐसे टर्निंग, हाथी के दांत कैसे होती है, दाढ़ा कैसी होती है हाथी के दांत? बिल्कुल ऐसे गोल होते हैं ना, श्रृंगाकार। इस प्रकार से एक दाढ़ा इधर, एक दाढ़ा इधर, एक इधर, एक इधर, ये नीचे उतर रही है। और एक एक दाढ़ा में कितने द्वीप है देखो, यहाँ 7 गिन सकते हो आप, एक में 7, तो ये 8 दाढ़ा हो गई टोटल। तो 8 से तो 56 अंतर्द्वीप हुए। ये 56 अंतर्द्वीप बोला गया है। अंतर्द्वीप क्यों? क्योंकि ये पानी में है ना, पानी में उतर रहे हैं। पानी में उतर रहे, इसलिए इसका नाम है अंतर्द्वीप। देखो, ये फोटो में भी दिखेगा आपको, देखो कलर में भी क्लियर दिखेगा, देखो दिख रही है। जरा 1 मिनट में फोन ले रही हूँ, हाँ, 1-2 मिनट दो। ये अंतर्द्वीप की बात हुई। 56 अंतर्द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं। जम्बू से लवण के अंदर दाढ़ा आ रही है। देखो यहाँ आपको क्लियर लवण भी दिख रहा है, बराबर। यहाँ पे अंतर्द्वीप के मनुष्य रहते हैं। यहाँ कौन रहते हैं? अंतर्द्वीप के मनुष्य। मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य का वास है। और ये मनुष्य वज्र वृषभ संघयण के हैं। वज्र वृषभ नाराज संघयण के हैं। कौन से संघयण वाले? हाँ, और खाना पीना क्या होगा आप सोच सकते हो, बोलो क्या मिलेगा उधर? वहाँ पे तो कल्पवृक्ष रहेंगे ना जी ना। यहाँ क्यों कल्पवृक्ष? ये तो समंदर के अंदर है। हाँ, काचबा और माछला और कुछ भी नहीं। क्या होगा इधर? अच्छा। तो इसीलिए तो मैंने पूछा आपको कि क्या खाएंगे, बोलो।
देखो अब यहाँ आपको और समझ में आएगा। देखो दाढ़ा क्लियरली दिख रहा है ना अच्छे से। हाँ हाँ, वो दाढ़ा जो अंदर उतरी है ना उसका पिक्चर। सबके अलग अलग माप है और सबके अलग अलग नाम भी है यहाँ। आओ देखो ये 300 योजन, टोटल 8400 योजन, 8400 योजन जितनी लंबाई है पर्वत की, बराबर। 8400 मतलब कितना ज़्यादा हो गया। और उसमें यहाँ पे 300 योजन चौड़ाई, यहाँ 400 योजन चौड़ाई, यहाँ 500 योजन चौड़ाई, ये जो अंतर्द्वीप है 600 योजन चौड़ा, ये 700 योजन चौड़ा, ये 800 योजन चौड़ा और ये 900 योजन चौड़ा। तो ये चौड़ाई है और ये हर एक एक द्वीप है और सबके अलग अलग नाम है। 56 के नाम है। दाम नगर एरिया और उसके नाम होते कि नहीं, बिल्कुल इसके भी बिल्कुल इसी प्रकार से नाम है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ये जान ले, बहुत ज़रूरी है। ये पिक्चर ये मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। आओ आपको यहाँ पता चलेगा ये लवण समुद्र के अंदर दाढ़ा है, तो लवण समुद्र के अंदर के सूर्य चंद्र भी किस प्रकार से ये पूरे जम्बूद्वीप के साथ दिखेगा। देखो आओ, ये है जम्बूद्वीप, बीच में ये महाविद्य क्षेत्र, ये मेरू, और देखो दाढ़ा कैसे निकल रही है अंदर। ये दाढ़ा अंदर जा रही है समंदर के अंदर, चारों ये अंतर्द्वीप। और ये लवण समुद्र में आपको पहले ही राउंड में देखो ये जम्बू के 2 सूर्य है, दिख रहा है ये 2 सूर्य, पहले 2 सूर्य जम्बू के, और ये पहले 2 चंद्र भरत और ऐरावत के। अब आइए पीछे लवण की बात आएगी। अब ये लवण के एक ही लाइन में 4 सूर्य है, देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है एक ही लाइन में 4 सूर्य, और सूर्य के बाद चंद्र, सूर्य के बाद चंद्र। और ये पाताल कलश नीचे के, ये 4 बड़े पाताल कलश, और बाकी के ये लघु पाताल कलश। और ये जो जल शिखा तो यहाँ बीच में ही होगी ना, एग्जैक्ट पाताल कलश यहाँ पे ही होगी ना, तो यहाँ से ही ये सूर्य चंद्र घूमेंगे, उसको क्रॉस करेंगे, उसके मंडल यहीं पे ही है। लवण में कोने में लास्ट में सूर्य चंद्र नहीं है, लवण में बराबर बीच में सूर्य चंद्र है। आधा लवण छोड़ने के बाद मान लो कि यहाँ से यहाँ 2 लाख योजन का एरिया है लवण, ये कोने से लेके ये कोने से, तो 1 लाख के बाद सूर्य चंद्र आ जाएंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो अब आपको ये चित्र में सब मिल गया। देखो जम्बू, उसका मेरू, भरत, ऐरावत, महाविद्य सब मिल गए, 4 दाढ़ा भी मिल गई, उसके 2 सूर्य 2 चंद्र, ये जम्बू के मेरू के आगे घूम रहे हैं। उसके बाद लवण के 4 बड़े पाताल कलश, बाकी सारे लघु पाताल कलश, और उसके 4 सूर्य 4 चंद्र भी मेरू को चक्कर लगा रहे हैं। आपको सब चीज मिल गई? यस। प्रकार से आप आगे आगे पढ़ने के लिए जा रहे हो ना, इस प्रकार से हम हर एक चैप्टर के बाद ऐसी चीज़ों को पिक्चर में लेकर देखेंगे ना, तो ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, बराबर ना? मैम इसलिए बुक्स भेजिए ना जल्दी। हाँ जल्दी, अभी बस हो गया, आज तो अनुक्रमणिका खत्म हो गई है, उसको मैं लगा दूँ और बुक वाले को दे देती हूँ, 4-5 दिन में तो बुक होके आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगी, जल्दी आ जाएगी आपको। पता नहीं उस वक्त 5 ही थी, मैंने सब भेज दी, वो 5 ही बनवाई थी ना, तो 2 बुक शायद कम पड़ी। मेरी नहीं आई उस टाइम में मैंने बोला था। आपने तो हाँ बोला था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो 2 मैं महात्मा को दे के आ गई, ऐसा नहीं मैंने बुक नहीं कराया था। अच्छा, अहमदाबाद गई थी ना, तो महात्माओं ने मांग ली, तो 2 बुक वहाँ पे देकर आ गई। अच्छा, हाँ ये हुआ, ऐसा नहीं, मैंने बुक तो 10 कराई थी। हाँ। पर 2 बुक उधर चली गई, 2-3 बुक उधर चली गई, महात्माओं के पास चली। चल समझ में आ गया? आओ, मनुष्योत्तर पर्वत आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद का पाठ देखेंगे।
अब वही द्वीप के नाम है, कुछ नाम मैं बोल रही हूँ, वो 56 तो नाम मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन यहाँ कैसे उसके नाम है वो मैं बोल रही हूँ। 700 योजन जब आप अंदर जाओगे तब चारों तरफ के 4 जो अंतर्द्वीप है उसका नाम है अश्वकर्ण द्वीप, हस्तिकर्ण द्वीप, अकर्ण द्वीप, कर्ण प्रावरण द्वीप। इसमें चारों द्वीप के अंदर 4 प्रकार के मनुष्य है, तो जो प्रकार के द्वीप का नाम है उसी प्रकार के उसमें मनुष्य है। मान लो कि जो हस्तकर्ण द्वीप है तो उसमें मनुष्य हस्तकर्ण, उसका नाम है हस्तकर्ण। फिर जो अश्वकर्ण द्वीप है उसके मनुष्य का नाम है अश्वकर्ण। समझ में आ गया? हाँ हाँ। ऐसे उल्कामुख द्वीप है तो उसका नाम है मनुष्य का उल्कामुख। तो जो प्रकार के द्वीप का नाम आएंगे 56 उसी प्रकार से 56 मनुष्य के भी नाम यहाँ मिलेंगे। जैसे कि धन दंत तो उसके दांत ऐसे, गूढ़ दंत तो उसके दांत ऐसे। चलो, अब बात की है पाताल कलश की। किसकी बात? अभी आपने जो देखा ना पाताल कलश, उसकी बात की है। तो जम्बू द्वीप की बाहर की वेदिका से चारों दिशा में जब आप अंदर उतरोगे तब आपको लवण समुद्र में 95,000 योजन आगे जाने पे महापाताल कलश मिलेंगे। देखो ये बाजू में ही पिक्चर है, आप उसमें देख लो इसको। आओ, तो इसमें अंदर ये जम्बू है, तो जम्बू की वेदिका से आपको अंदर जाना है, बराबर? अब वेदिका से अंदर जाओगे, देखो बराबर आ गए 4 मुख्य पाताल कलश। आधे जाते ही उसका मुख इधर है ना, हाँ ड्राइंग में तो ऐसे दिखाएंगे, लेकिन 4 पाताल कलश 95,000 छोड़ो आगे, 95,000 पीछे छोड़ो, तो बराबर मध्य में 4 पाताल कलश हो गए। ठीक है? हाँ, देखो ये समुद्र में, यही चीज अब आप समुद्र में देखोगे। और ये कलर फोटो है ना तो अच्छा दिखेगा। इसके तो बहुत सारे फोटो है, आपके पास फोटो आते ही रहेंगे। देखो दिख रहे हैं, बीच में जम्बू द्वीप है। अब इसके किनारे से आप 95,000 अंदर जाओ तो आपको यहाँ पे पाताल कलश मिलेंगे। चारों तरफ 95 निकलो तो 4 कलश, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बराबर? हाँ, પાતાળ કલશ એટલે આપણાથી તો 1,00,000 યોજન પાછળ થઈ જ ગયા ને જંબુ પછી. પાણી તો સરફેસ થી ઉપર આવે છે, નીચે 1,00,000 યોજન ઊંડા છે. हाँ, 1,00,000 योजन तो ऊंडे हो गए ना। अच्छा, 16,000 पानी क्या ऐसे ही उछलेगा? अब ये सोचो जरा, तो एनु पानी 4 बाजू केवी रीते उछळे? आप इतना सोचो, पहले एक बात सोचो, अगर आपका पाताल कलश खाली 1,000 लवण ऊंडा हो, 1,000 लवण खाली 1,000 ऊंडा है ऐसा बोल रहे हैं ना सब, तो क्या 16,000 पानी उछलेगा 1,000 ऊंडाई में पानी में? नहीं। हाँ, वो भी संभव नहीं है। 1,00,000 ऊंडे हैं तभी उछल रहा है इतना, बराबर? हाँ। हाँ, तो ये जो ऊंडाई है वो है पाताल कलश की ऊंडाई, अभी हम कर रहे हैं, वो है 1,00,000 योजन। कितना? 1,00,000 योजन। और अब चारों के नाम धीरे धीरे जो लिखा है उस हिसाब से हम जाएंगे। चारों के नाम है वडवामुख, केतुक, यूप और ईश्वर। ये 4 पाताल कलश में एक पल्योपम की स्थिति वाले 4 महर्द्विक देव है। चारों कलश के 4 देव कितने? सबके नाम है काल, महाकाल, वेलंब और प्रभंजन। क्या नाम है उनके? काल, महाकाल, वेलंब और प्रभंजन।
तो चार, अब आप उनके आवास भी बताएंगे ना, देव बताए हैं तो चारों आवास कलश, आवास पर्वतों के चारों के जो देव के नाम है काल, महाकाल, वेलंब और प्रभंजन। अब ये जम्बू द्वीप की जो बाहर की जो वेदिका आ जाएगी ना, बॉर्डर, दीवार, बाहर की वेदिका से 42,000 योजन समुद्र में जाओगे। कितना? 42,000 योजन। आओ मैं अभी इधर बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा हम देखते ही जाएंगे कहाँ से। देखो ये जैसे जम्बू द्वीप है, वो सफेद वाला राउंड, बराबर, ये सफेद वाला राउंड है, तो यहाँ से कोने से अंदर 42,000 अंदर जाना है। कितना? 42,000। यहाँ से यहाँ 42, यहाँ से यहाँ 42, यहाँ से यहाँ 42, यहाँ से यहाँ 42। ये कलश तो 1,00,000 योजन पे है, बराबर, 95,000 के बाद है, लेकिन आप कलश तक नहीं जाओगे, आप उसके आधे तक जाओगे, ठीक है? हाँ, तो आधे तक जाओगे ना, तो 4 पर्वत है। क्या है उसमें? 4 पर्वत है। यहाँ पे ये चारों देव के वास है, उनके महल है, उनका जो रहना है वो यहाँ पे है। 4 वेलंधर नागराज के 4 आवास पर्वत, इसको नाम दिया है वेलंधर। ये जो 4 देव है वो वेलंधर नागराज है। कौन है? काल, महाकाल, वेलम, प्रभंजन, ये 4 वेलंधर नागराज। वेलंधर नागराज का भी मतलब समझो, पानी की जो वेल उछलती है ना, पानी उछलता है तो वेल की तरह बाहर उछलता है, बराबर, उसको धारण करने वाले को वेलंधर बोला गया है। ये सारे नागराज, उनका चेहरा है ना बिल्कुल चम्मच कैसे होता है, कड़छा जैसा, कड़छा जैसा होता है, वो सारी वेलों को अपने वो ऊपर धारण करते हैं और ये वेलों को वो वापस लवण समुद्र में वापस फेंकते हैं। अगर ये ना फेंके तो जम्बू द्वीप में आना शुरू हो जाए, बराबर, लवण से पानी उछलेगा तो जम्बू में ही आएगा ना, किधर आएगा बोलो? हाँ जम्बू में जाए। हाँ, तो उसको रोकने के लिए वो वेलंधर नागराज है। तो उनके चारों के आवास, અજીતનાથ ભગવાનના વખતમાં થયું એ આ દીધું હતું? અજીતનાથ ભગવાનના વખતમાં થયું એ નહીં, આ તો છે જ ત્યાં હંમેશના માટે છે। રોજ જ છે। હા, આ તો રોજ જ છે, કારણ કે પાતાળ કળશના દેવ તો રહેવાના જ ને, પાતાળ કળશ હોય। આપણામાં અહીંયા જંબુ વૃક્ષ છે તો એના અધિષ્ઠાયક દેવ નથી? હા, તો આ દરેક પાતાળ કળશના એક અધિષ્ઠાયક દેવ હોય જ। અને એમનો આવાસ ક્યાં છે? તો કે જંબુની કિનારી અને પાતાળ કળશની બરાબર અડધે વચ્ચે। જંબુની કિનારીથી પાતાળ કળશ છે 90,000 યોજન, બરોબર, અને જંબુની કિનારીથી આ 4 આવાસ પર્વત 42,000 યોજન છે। तो ये 4 आवास पर्वत के भी नाम है गोस्तु पर्वत, उदकभास पर्वत, शंख पर्वत और दक्षिण पर्वत। ये चारों आवास पर्वतों पर एक पल्योपम की स्थिति वाले 4 महर्द्विक देव रहते हैं। अब ये आवास पर्वत के भी अलग देव, गोस्तुप देव, शिवक देव, शंख देव, मनशील देव। कौन से साइंस में कुछ नहीं है? अपना जो साइंस है उसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो 4 देव मिले आपको 4 पाताल कलश के, बराबर, महर्द्विक देव, और 4 देव मिले ये इनके रक्षण करने वाले, उनके आवास, और वो आवास के भी मुख्य देव मिले, संभाल करने वाले, आवास के भी मालिक। आओ, जम्बू द्वीप के बाह्य वेदिका से 4 विदिशा में, लवण समुद्र में आप 42,000 अंदर जाओगे तो अनु वेलंधर नागराज के 4 आवास पर्वत। देखो अब ये जम्बू द्वीप के बाहर की वेदिका से विदिशा में, ये पहले 4 कहाँ थे? हाँ, दिशा में थे, अब विदिशा में भी आ गए। मतलब क्या है कि 4 दिशा और बाकी के 4 कोण है ना, उसमें भी 4 आवास पर्वत। ये किसके? तो ये है वेलंधर नागराज ही है,
मगर ये वो बड़े थे, ये थोड़े छोटे अनुवेलंधर, इसको क्या बोला जाएगा? अनुवेलन। वेलंधर के नीचे जो एक स्टेज नीचे है ना, उनको अनुवेलंधर बोला जाएगा। तो ये भी 4 विदिशा के 4 देव, उनके भी 4 आवास 4 विदिशा में, और उनके नाम है कर्कोटक, कर्दमक, कैलाश और अरुण प्रभ। देखो ये 4 में कैलाश देव आए, समझ में आ रहा है? कैलाश देव कौन? बोलो, जवाब चाहिए? मुझे तो नहीं पता, शिव भगवान पता है। हाँ, शिव भगवान, और गले में सर्प। बोलो, ये अनुवेलेंद्र देव है कि नहीं? हाँ। सीधा जोड़ो आप, कुछ नहीं, सीधा तालमेल जोड़ो। बोलो, एक तो गले में है सर्प की माला, और ऊपर से अनुवेलेंद्र देव भी तो सर्प वाले ही होते, सर्प के ही होते, नाम भी कैलाश है। बोलो, कुछ और कुछ फर्क लग रहा है आपको? और है भी जम्बू द्वीप के आसपास, भरत क्षेत्र के आसपास ही है ना? चलो, आओ। तो ये उनके 4 नाम आए, कैलाश और अरुण प्रभ, बराबर? कर्कोटक, कर्दमक, कैलाश और अरुण प्रभ। आवी गई दक्षा, आवी गयो दक्षु। ए दक्षा, बोला? ચાલો આમ બંધ કરવું છે। हाँ हाँ, चलो। लवण समुद्र में बस तो ये हो गए आपको नागराज। 4 नागराज के भी 4 पर्वत है, वो पर्वत का नाम है कैलाश। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैलाश पर्वत भी दे दिया, समझ में आ रहा है? हाँ, वो 4 आवास पर्वत के नाम भी, उसमें भी नाम है कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत तो है ही, आप जानते ही हो, और अनुवेलेंद्र देवी है, शंकर जी है कि नहीं? बोलो। हाँ है। बस तो अभी इतना ही यहाँ दिया हुआ है। अब बाकी 2 चीजें वो मैं निपटा लेती हूँ आज, तो आज का लेक्चर में ये पेज खत्म हो जाए। लवण समुद्र में 4 चंद्र वर्तमान में भी है, पहले भी था, भविष्य में भी रहेंगे। 4 सूर्य वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेंगे। और 4 कृतिका आदि, 4 भाव केतु तक उसके जो नक्षत्र है वहाँ तक ये कहना है। उसके 4 द्वार है, 4-4 योजन विष्कम वाले द्वार, विजय द्वार, वैजयन द्वार, जयन द्वार और अपराजित द्वार। और चारों द्वार पर एक पल्योपम की स्थिति वाले 4 महर्द्विक देव भी रहते हैं। मतलब यहाँ जो भी बड़ी बड़ी चीजें, सबके अलग अलग महर्द्विक देव बताए गए, बराबर? अब इस तरफ देखो, लवण के अंदर की तरफ, अब उसके अंदर की तरफ जम्बू आ रहा है, तो बाहर की तरफ घातकी खंड है कि नहीं? लवण के दोनों तरफ 2 आएंगे ना खंड, अंदर की तरफ जम्बू आएगा, तो बाहर की तरफ 2 घातकी खंड आएंगे। तो घातकी खंड का जो वलयाकार विष्कम है वो 4 लाख योजन है, बराबर? और जम्बू द्वीप के बाहर 4 भरत, 4 भरत क्षेत्र, और उसमें से 2 भरत और 2 ऐरावत क्षेत्र घातकी खंड द्वीप में, और 2 भरत और 2 ऐरावत क्षेत्र अर्ध पुष्कर द्वीप में, बराबर? ये भी समझ में आ गया ना? हाँ, चलो। आज बहुत कुछ आप आगे आगे पढ़ रहे हो, आगे आगे की चीज आपको समझ में आ रही है, बराबर? हाँ, चलो। तो अब दूसरा मुद्दा है, अगले कल के क्लास में लेंगे, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय करो, बाय तो करो। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने 56 अंतर्द्वीप और पाताल कलश के मामले में जाना, मानुषोत्तर पर्वत के मामले में जाना। बाकी की पूरी जानकारी अगले क्लास में लेंगे, कल लेंगे। जय जिनेंद्र।